महाराष्ट्र के एक चौराहे पर खतरनाक मरीज जिन। जय महाकाली दोस्तों, मैं श्याम शर्मा एसआर हॉरर पॉडकास्ट का होस्ट और आपका दोस्त फिर से हाजिर हूँ एक और दिल दहला देने वाला इंसिडेंट लेकर। दोस्तों, आज का हमारा इंसिडेंट महाराष्ट्र के पुणे में रहने वाले हरीश पाटिल ने भेजा है। ये घटना उनके साथ साल 2001 में हुई थी। तो इंसिडेंट स्टार्ट करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल पर आ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को अपने रिलेटिव्स और पड़ोसियों को शेयर करें। साथ ही में अच्छे कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई करते रहें, क्योंकि आपके अच्छे कमेंट्स से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, अब बिना देर किए हम चलते हैं अपने इंसिडेंट की तरफ और सुनते हैं ये दिल को दहला देने वाला इंसिडेंट हरीश जी की जुबानी। मेरा नाम हरीश पाटिल है और मेरा जन्म महाराष्ट्र के पुणे के एक छोटे से कस्बे में हुआ था। मैं एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता हूँ। खुद का मेरा छोटा सा बिजनेस है। दरअसल मैं एक केमिस्ट शॉप चलाता हूँ और मार्केट में शॉप होने की वजह से मेरी शॉप अच्छी खासी चल जाती है। कस्टमर का तांता लगा ही रहता है। मेरा घर मेरी शॉप से ज़्यादा दूर नहीं है, शायद 1 या 2 किलोमीटर के अंदर ही मेरा घर है। इसलिए शॉप बढ़ाने के बाद मैं कोई भी रिक्शा या बस नहीं करता, पैदल ही अपने घर पहुँच जाता हूँ। ये जो घटना मेरे साथ हुई थी, इस घटना ने मेरी रातों की नींद और दिन का चैन सब छीन लिया था। वो कहते हैं ना कि जब बुरा टाइम आता है तो ऊंट पर बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। ये जो घटना आज मैं आप लोगों से साझा करने जा रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये घटना मेरे साथ साल 2001 में हुई थी। जैसा कि मैंने बताया कि मेरी शॉप मार्केट में होने की वजह से अच्छी खासी चलती थी, तो मैंने अपना हाथ बंटवाने के लिए एक लड़के को काम पर रख लिया। यहाँ मैं उस लड़के का असली नाम ना लेते हुए उसका नाम राजू रख लेता हूँ। राजू का इस दुनिया में कोई नहीं था। अनाथ आश्रम में पला बड़ा और वहीं पर पढ़ाई भी की, और जब बड़ा हुआ तो काम की तलाश करता हुआ मुझ तक आ पहुँचा। मैंने उसे ये सोचकर काम पर रख लिया क्योंकि शॉप पर हमेशा ही भीड़ लगी रहती थी, तो अपना हाथ बंटवाने के लिए मैंने राजू को काम पर रख लिया। पहले तो डर लग रहा था कि कहीं राजू चोरी चकारी करके भाग तो नहीं जाएगा, लेकिन मेरी ऐसी सोच को राजू ने गलत साबित कर दिया। कुछ ही दिनों में शॉप के काम में राजू इतना परफेक्ट हो गया कि जैसे वो उसकी खुद की दुकान हो। राजू के होने की वजह से मैं अब टाइम से ही अपने घर चला जाता था और राजू मेरे जाने के कुछ देर बाद ही शॉप को बढ़ाता था। मुझे अच्छे से याद है कि उस रात मैं उसका घर पर ही इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि वो अभी शॉप बढ़ाकर घर नहीं आया था। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो 11 बजने वाले थे। काफ़ी देर हो चुकी थी, 11 भी बज गए थे, पर राजू का कहीं अता पता नहीं था। मन बार बार घबरा रहा था कि राजू अभी क्यों नहीं आया, और फिर आधा घंटा और बीत गया। मैंने मन ही मन निश्चय किया कि मैं देखने जाता हूँ कि आखिर राजू कहाँ रह गया है, अभी तक शॉप की चाबी लेकर क्यों नहीं आया। फिर मैंने अपनी पत्नी से कहा, देखो, तुम दरवाज़ा अंदर से अच्छे से बंद कर लो, मैं जाकर देखता हूँ कि ये राजू कहाँ रह गया है और अभी तक क्यों नहीं आया। मेरी पत्नी ने हाँ में सर हिलाते हुए जवाब दिया। मैं बाहर की तरफ निकल गया और मेरी पत्नी ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं थोड़ी दूर चला ही था, तकरीबन 1 किलोमीटर के आसपास मेरी नज़र मेरी दुकान के पास वाले चौराहे पर गई, तो देखा वहाँ राजू बेहोश पड़ा है। वो ठीक चौराहे के बीचों बीच बेहोश पड़ा था। मैंने उसे पुकारा, आवाज़ लगाई, राजू, राजू उठो। काफ़ी बार आवाज़ लगाने पर वो धीरे धीरे होश में आने लगा। होश में आते ही वो चिल्लाने लगा, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। मैंने उसे अपने कंधे का सहारा दिया और उसे धीरे धीरे अपने घर ले आया। राजू अकेला था, इसी वजह से मैंने उसे अपने घर पर ही रहने को बोला था।
और वो मेरे घर के ऊपर वाले कमरे में रहता था। मैं सीधा उसको उसके कमरे में ले गया और लेटा दिया। लेकिन मुझे एक बात बहुत अजीब लग रही थी कि उसका जिस्म इतना गर्म लग रहा था जैसे कि मैंने किसी भट्टी को छू लिया हो। उसका शरीर आग की तरह तप रहा था। मुझे लगा कि शायद उसको बुखार आ गया होगा। मैंने उसको मोटा वाला कंबल उड़ा दिया। उस रात मैं सोया नहीं था, नींद नहीं आ रही थी। तभी अचानक मैं क्या देखता हूँ कि राजू, जो कि अभी कुछ देर पहले तक बेहोश था, वो नीचे आकर बाहर की तरफ निकल गया। मैंने उसे बहुत आवाज़ लगाई पर उसने मुझे मुड़कर नहीं देखा। मैंने सोचा कि पीछा करता हूँ कि कहाँ जाता है। तो थोड़ी देर चलने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि वो उसी चौराहे पर जाकर खड़ा हो गया और उसके पास ही मुश्किल से 10 कदम की दूरी पर एक बरगद का पेड़ था। राजू उसके पास जाकर अपना सर उस पेड़ के मोटे तने पर मारने लगा। जब मैंने देखा कि वो बड़ी अजीब अजीब हरकतें कर रहा है तो मैं उसके पास गया और बोला, राजू, तू यहाँ क्या कर रहा है? और तू तो बेहोश हो गया था ना? उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर उससे गुस्से में कहा, राजू, सुनाई नहीं दे रहा क्या? ये सब क्या कर रहे हो? उसने अपना सर और तेज मारना शुरू कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने ज़बरदस्ती उसको रोकने की कोशिश करी तो उसने मुझे धक्का दे दिया। उसके हल्के से धक्के से ही मैं काफ़ी दूर उछलकर जा गिरा। मैं अभी समझ भी नहीं पाया था कि वो मेरी तरफ लपका। उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ चुकी थीं। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि वो बेहोश हो गया। एक तो चौराहे पर बिजली के खंभों में पर्याप्त रोशनी नहीं थी और ऊपर से राजू की अजीब हरकतें देखकर मैं परेशान हो रहा था। मैं जैसे तैसे राजू को घर वापस लाया। अब मैंने एक और अजीब बात महसूस की। राजू का जिस्म हल्का हल्का लाल पड़ने लगा था और शरीर बुरी तरह से तप रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि राजू को आखिर क्या हो गया है। अगले दिन भी राजू की वही दशा थी। उसे होश नहीं आया था। उसका जिस्म वैसे ही आग की तरह तप रहा था। रात हुई तो मैंने सोचा कि आज राजू के कमरे में ही सो जाता हूँ। लेकिन ना जाने क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बीती रात के बारे में सोच रहा था कि राजू अचानक उठा और दरवाजे की तरफ चलने लगा। एक बार को तो मुझे देखकर खुशी हुई कि राजू को होश आ गया। लेकिन जब ध्यान गया तो देखा कि वो कल जैसी ही कंडीशन में है और बाहर की तरफ जा रहा है। उसके दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही दरवाज़ा अपने आप धड़ाम से खुल गया। मैंने सोचा कि अकेले जाना ठीक नहीं। मैंने अपने पड़ोसियों का दरवाज़ा भी खटखटाया। मैंने उनको तुरंत ही अपने साथ चलने के लिए कहा और ये भी बोला कि अभी कोई सवाल ना करें, बाद में मैं आप सबको सब बता दूंगा। वो लोग भी बिना सवाल किए मेरे साथ आ गए। राजू वहीं पहुंच गया था जहां से कल मैं उसको अकेला लेकर आया था, उसी चौराहे पर, और उस पेड़ पर अपना सर पटके जा रहा था। मैंने और मेरे पड़ोसियों ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। उसने हम तीनों को एक एक करके हवा में उठाकर फेंक दिया। मैंने इस बार एक और बात नोट की कि वो कुछ बड़बड़ा भी रहा था। पता नहीं कौन सी भाषा थी। मेरे पड़ोसी जो मेरे साथ गए थे उन्होंने कहा कि ये अरबी भाषा में कुछ बड़बड़ा रहा है और पता नहीं कैसे बड़ी ज़ोर ज़ोर से हवा चलने लगी, जैसे कि तूफान आ गया हो। मेरा पड़ोसी भाग कर गया और हमारे मोहल्ले से 2-3 लोगों को और बुला लाया। लेकिन राजू ने उनको भी ताश के पत्तों की तरह उड़ा दिया। बड़ी मुश्किल से हम सभी ने राजू पर काबू पाया और उसे घर लाए। इस बार हमने उसे अपने घर के ही खंबे से बांध दिया। उन्हीं पड़ोसियों में से एक ने कहा कि मुझे तो लगता है कि राजू पर कोई ऊपरी चक्कर है, इसको किसी तांत्रिक या पीर फकीर से दिखवाना चाहिए।
उस रात भी राजू ने हंगामा मचाया। पता नहीं कि वो क्या बड़बड़ा रहा था। अगले दिन हमारे पड़ोसी ने एक पंडित को बुलवाया। जब वो पंडित आया तो वो राजू के पास गया, उसके माथे पर भभूत लगाई। तभी राजू बोला, इसको बुलाया है मुझे निकालने के लिए। इसको एक फूंक मारूंगा तो सीधा ये झारखंड जाकर गिरेगा। और जोरों से हंसने लगा। वो हंसी बहुत ही डरावनी और भयानक थी। उसकी हंसी को देखकर वो पंडित भाग खड़ा हुआ और ये कहते हुए भागा कि मेरे बस की बात नहीं है। फिर मेरी पत्नी, जो कि दरवाजे के पीछे खड़ी हुई सब देख रही थी, उसने कहा, मेरी सहेली की जानकारी में एक बहुत ही पहुंचे हुए सिद्ध तांत्रिक हैं। फिर मेरी पत्नी ने अपनी सहेली को भी फ़ोन किया और मेरी पत्नी की सहेली ने उस तांत्रिक बाबा से आने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन बाद आऊँगा। वो 2 दिन हमने कैसे निकाले थे हम ही जानते हैं। वो तांत्रिक बाबा आए। उनकी उम्र तकरीबन 70 साल से ज़्यादा की ही रही होगी। इस बार राजू सिर्फ उस तांत्रिक बाबा को घूरे जा रहा था और ज़ोर ज़ोर से घुर्रा रहा था। उसके हाव भाव सब बदल चुके थे। लग ही नहीं रहा था कि ये राजू है। उन तांत्रिक बाबा ने जो जो सामान लाने के लिए मुझसे कहा वो मैं लेकर आया। तांत्रिक बाबा ने हमसे कहा कि आप लोग इस कमरे से बाहर चले जाएं। अभी इससे पूछा करता हूँ, फिर हवन करूँगा। हम सब राजू के कमरे से बाहर निकलकर खिड़की के पास खड़े हो गए और वहीं से सब देखने लगे। तांत्रिक बाबा ने उससे पूछा किया और फिर उन्होंने हवन करना शुरू कर दिया। वो तांत्रिक जैसे जैसे हवन में आहुति डाल रहे थे वैसे वैसे राजू तड़प रहा था। राजू ने जब पहले उल्टी की तो उसके मुंह से सिर्फ काला काला सा कुछ तरल पदार्थ निकला। दूसरी बार उल्टी की तो उसके मुंह से चावल के कुछ दाने निकले और काला तरल पदार्थ भी निकला। फिर तांत्रिक बाबा ने अपने थैले में से एक खोपड़ी निकाली और राजू के कुछ बाल तोड़कर उस खोपड़ी पर रखकर हवन कुंड से राख निकालकर उस खोपड़ी पर डालने लगे। राजू बुरी तरह तड़प रहा था। फिर तांत्रिक बाबा ने कहा, बोल, छोड़ता है या नहीं इसका जिस्म। तभी राजू एक तेज चीख मारकर बेहोश हो गया। तांत्रिक बाबा ने उस पर एक बार फिर से भभूत डाली और कमरे से बाहर आ गए। बाबा ने कहा कि अब वो ठीक है, कुछ देर में होश आ जाएगा। मैंने डरते डरते पूछा बाबा से, क्या हुआ था राजू को, क्योंकि ये तो कभी ऐसा नहीं था। तो तांत्रिक बाबा ने बताया कि इसके ऊपर मारिद जिन था, जो कि एक बहुत ही खतरनाक जिन माना जाता है। चौराहे पर किसी ने उस जिन का उतारा करके रखा हुआ था और इसका पांव पड़ने से वो जिन इस पर आ गया। अगर आप लोग ध्यान नहीं देते तो वो जिन इसको अपने साथ ही ले जाता। तो मैंने तांत्रिक बाबा से पूछा कि आपको कैसे पता चला, तो उन्होंने बताया कि उस जिन ने ही मुझे बताया था, उसका जिस्म छोड़ने से पहले। और फिर वो तांत्रिक बाबा निकल गए। दोस्तों, ये मेरी जिंदगी की पहली घटना ऐसी थी जिसे मैं आज भी अगर याद कर लेता हूँ तो मेरा दिल दहल जाता है। वो चौराहा आज भी है और वो पेड़ भी। बस अब हम वहाँ से बहुत ही ध्यान से निकलते और बढ़ते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह से हरीश पाटिल जी ने अपना एक्सपीरियंस आपके और हमारे साथ शेयर किया और हमें यही सलाह दी कि रात बिरात अगर आपको चौराहा क्रॉस करना पड़ता है या चौराहे से निकल रहे हो तो उसके बीचों बीच में से कभी ना निकले, क्योंकि ऐसे कई तरह के उतारे चौराहे पर किए जाते हैं और लोग जाने अनजाने में ही बुरी तरह से फंस जाते हैं। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो हमारे चैनल SR हॉरर पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर आपके या आपके किसी अपने के साथ हरीश पाटिल जैसी कोई भयानक घटना हुई हो तो आप हमें
हमसे स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखाई गई मेल आईडी पर हमसे साझा कर सकते हैं, जिसे मैं अपनी आवाज़ में आम जनता तक पहुंचाऊंगा, ताकि जो गलती आपसे या आपके किसी अपने से हुई है वो किसी और से ना हो। तो नई वीडियो आने तक बने रहिए हमारे चैनल SR हॉरर पॉडकास्ट के साथ। जय महाकाली दोस्तों।